हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके अंदर हम कवर करेंगे पार्ट 11 जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स की। फिर हम बात करेंगे पार्ट 12 के अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की। 13 के अंदर हम बात करेंगे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स रिलेशनशिप की। 14 के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स की। और पार्ट 14 ए के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रिब्यूनल्स की। तो काफी हमने इसके अंदर पार्ट्स कवर कर लिए हैं। और हम देखें तो अगर हम इस लेक्चर में जो पार्ट 14, ये जो हमारा जो पार्ट 14 होगा, इसके अंदर हम जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, और हम देखते हैं जो पार्ट 12 के अंदर हमारा फाइनेंस कमीशन है, इसको हम अगले लेक्चर जो हमारा इलेक्शन कमीशन का आएगा उसके साथ ही कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस पार्ट डिस्कस, जो हमारा पार्ट 11 है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। दिस पार्ट डिस्कस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज लॉ मेकिंग पावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, पार्लियामेंट पावर ओवर स्टेट लिस्ट एंड जीएसटी। तो अगर हम लॉ मेकिंग की बात करें तो लॉ मेकिंग तो टेरिटरी पे हो सकती है और एक लिस्ट पे हो सकती है। तो लॉ मेकिंग ऑन द टेरिटरी की बात करते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इंक्लूडिंग यूटी। तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है होल ऑफ इंडिया के लिए इंक्लूडिंग यूटीज, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एस्पेक्ट पे भी वो लॉज बना सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब सिक्किम जो है वो प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया के अंडर में आता था, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो थी वो उनके लिए भी लॉज बनाती थी। अगर वहीं हम स्टेट की बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट के लिए लॉज बना सकते हैं। अगर हम लिस्ट की बात करें तो यूनियन के अंदर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज बना सकती है ऑन द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो है हमारे आर्टिकल 248 के अंदर मेंशन किए हुए हैं, इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे। थर्ड है इसके अंदर एनी पार्ट नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट बट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो स्टेट के अंदर आप लिस्ट के अंदर मेंशन है पर स्टेट के अंदर मेंशन नहीं है, तो वो है यूटीज। वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉज बना सकता है ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। वहीं अगर हम बात करें कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स की तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। In concurrent list, in case of differences, law of parliament will prevail over the state legislature, but state legislature will prevail when bill gets assent of the president. तो हम देखते हैं कि जो concurrent list होगी उसके अंदर जो law of parliament होगा वो prevail करेगा state legislature के ऊपर। पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल है जो गवर्नर रोक के असेंट ले लेते हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट की, तो उसके अंदर जो बिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 254 में दिया हुआ है। तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन के अंदर जो लॉज बना रही है वो पार्लियामेंट है, स्टेट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉज बना रही है। वहीं अगर हम यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर की जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट जिसे कहते हैं, उसे उसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब जो यूनियन लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है फॉर होल ऑफ इंडिया और फॉर द यूनियन लिस्ट। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि जो हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जो 10 स्टेट्स के अंदर मेंशन किए गए हैं, उनके तो जो लॉज हैं उनको अमेंड या रिपेल किया जा सकता है पार्लियामेंट्री लॉज को बाय गवर्नर। जबकि जो हम देखते हैं कि जो एएमटीएम वाले ट्राइबल एरियाज है उसके अंदर असम के अंदर तो गवर्नर रिपील कर सकते हैं, और एमटीएम वाले एरियाज के अंदर प्रेसिडेंट उन एरियाज को रिपील, इन लॉज को रिपील कर सकते हैं इन एरियाज के अंदर, एमटीएम के अंदर। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 के अंदर 4 जो सब्जेक्ट थे वो स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए, जिसके अंदर है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जस्टिस, वेट्स एंड मेजर्स। मैं रिपीट कर देता हूं, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जस्टिस, वेट्स एंड मेजर्स। हम बात कर लेते हैं अब रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की। तो जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है
आर दो सब्जेक्ट्स नाइदर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट नॉर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम देखते हैं कि जो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है ये ना तो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो जो रेसिड्यूरी पावर मिल जाती है ये हमें मिल जाती है पार्लियामेंट को। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये सिंगल इन्यूमरेशन ऑफ पावर है, जैसा कि हम देखते हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मतलब जो यूएस और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये रेसिड्यूरी पावर है ये स्टेट्स के पास छोड़ दी गई है। पर अगर हम कनाडा की अगर हम बात करें तो हम वहां देखते हैं कि डबल एन्यूमरेशन है। वहां पे जो पावर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, एक तो फेडरल और एक प्रोविंशियल, और इंडिया भी इसी को फॉलो करता है। पर अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले देखें 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वहां पे 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। मतलब एक तो सेंटर के पास थी, मतलब यूनियन के पास थी, एक स्टेट्स के पास थी उस टाइम जो प्रोविंसेस थे, और जो रेसिड्यूरी पावर थी वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के पास थी। उसके बाद अगर हम देखें जो लिस्ट है ये क्या रेफर करती है तो हमें लास्ट पेजेस पे जाना होगा। लिस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस फेडरल लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट ये अलग अलग क्यों बनाई गई। तो यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड मैटर्स विच रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन नेशन वाइड। तो हम देखते हैं कि ऐसे मैटर्स आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर जिनके अंदर ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन चाहिए जिसके अंदर नेशन वाइड। वहीं स्टेट लिस्ट की बात करें तो हम देखते हैं मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस एंड मैटर्स विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें जो मैटर्स होंगे वो लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे और उनके अंदर डाइवर्सिटी होगी। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये जो होती है इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन तो चाहिए नेशन वाइड, पर ये कॉमन रख दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फिर अब हमने इसके दो प्रोविजंस तो पढ़ लिए हमारे लेजिस्लेटिव के, हम तीसरा प्रोविजन पढ़ते हैं कोर्ट्स, पब्लिक एक्ट्स एंड जजमेंट्स। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। पहला है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन सेट अप एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जो पार्लियामेंट है वो बाय लॉ एडिशनल कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सकती है, ये आर्टिकल 247 में दिया गया है। और जो पब्लिक एक्ट और जजमेंट्स होंगे उनको फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 261 के अंदर मेंशन किया गया है। तो हम देखते हैं पब्लिक एक्ट्स, मतलब आप देख सकते हैं कि कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव लॉज हैं या कोई भी जजमेंट है तो इनको फुल क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब फुल फेथ रखा जाएगा इन पे थ्रू आउट द इंडिया। फिर हम फोर्थ देखते हैं कि पार्लियामेंट की जो पावर है ओवर द स्टेट लिस्ट किन केसेस में आ जाती है। तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट्री जो फेडरल सिस्टम फॉलो करता है वो यूनिटरी हो जाता है। यही तो मतलब हुआ कि पार्लियामेंट्री जो लॉ है उसके पास पावर आ गई कि वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पे अब लॉ बना सकता है। सेकेंड है इसके अंदर प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के अंदर भी हम देखते हैं कि जो उनकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसको जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर है वो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है उसको। फिर थर्ड है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ बाय सीयूएस पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 पीवी। तो हम देखते हैं कि अगर जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, मतलब जो राज्यसभा है, अगर वो पास कर दे एक रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये इनेबल कर देगा पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेशन बना सकते हैं ऑन द स्टेट लिस्ट। और ये जो लेजिस्लेशन होगा ये 1 साल के लिए वैलिड होगा और कितनी बार भी लेके आया जा सकता है। पर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड नहीं होगा, ये आर्टिकल 249 और 251 के अंदर मेंशन किया गया है। उसके बाद फोर्थ है टू ऑब्लाइज इंटरनेशनल ट्रीटी। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को ऑब्लाइज करना है तो उस केस के अंदर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ओवर स्टेट लिस्ट। फिफ्थ है इसके अंदर रिक्वेस्ट बाय लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सिंपल एक रेजोल्यूशन पास करे और उसके बाद पार्लियामेंट उन पे लॉ बना सकती है, ये आर्टिकल 252 में मेंशन किया हुआ है। इसका लेजिस्लेटिव के अंदर हम देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये आर्टिकल 246A के अंदर मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी और इंटर स्टेट ट्रेड दैट इज आईजीएसटी। तो पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर आ जाती है ऑन लॉ मेकिंग ऑन द इंटर स्टेट ट्रेड दैट इज आईजीएसटी। वहीं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं ऑन रिस्पेक्ट टू जीएसटी
अगर वो इम्पोज किया जा रहा है बाय द यूनियन और स्टेट, दैट इज CGST एंड SGST। ये विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। तो हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर की, तो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होती है। सेकेंड है इसके अंदर, द यूनियन कैन अंडरटेक एनी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द फॉरेन टेरिटरी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस ले सकती है। और जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, जो यूनियन है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर डिफेंस। सेकेंड है इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, डिक्लेयर कर सकती है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, डिक्लेयर कर सकते हैं हाईवेज और वाटरवेज को एज नेशनल। तो हमने देखा ये यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर हम स्टेट की अगर हम बात करें तो द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड एज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की, उसके अंदर ये एंश्योर किया जाएगा कि वो कंप्लाई करें लॉज ऑफ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को। मोर ओवर द स्टेट कैन नॉट प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो प्रिजुडिस नहीं कर सकती ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ पावर। तो हम देखते हैं कि जो यूनियन के अंदर हम देखते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की जा सकती है पर लेजिस्लेटिव पावर नहीं की जा सकती। अगर हम यूनियन की अगर हम बात करें तो जो गवर्नर है वो कंसेंट लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रांसफर कर सकते हैं, एंट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं यूनियन को एनी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। वहीं अगर हम बात करें स्टेट के अंदर तो जो प्रेसिडेंट है वो कंसेंट ऑफ द स्टेट लेके ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट को एनी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अगर लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम बात करें, स्टेट में हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो इंपोज कर सकती है ड्यूटीज और ऑथराइज कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर को, पर ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये आर्टिकल 262 में मेंशन किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, जुडिशरी पढ़ा था हमने, कि उनका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स नहीं आते। तो अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस हम आर्टिकल के थ्रू समझेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 263, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल। ये उन मैटर्स के लिए होता है कि जब अगर दो स्टेट्स के बीच के अंदर उनके रिलेशंस को सुधारने की या कोई डिस्प्यूट आ गया उसको सुधारने के लिए, अमेंड करने के लिए यूज करा जाता है ये। तो ये आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 262 पढ़ते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। तो पार्लियामेंट है वो एडजुडिकेशन कर सकती है, मतलब आप कह सकते हैं इंटरमीडिएशन कर सकती है इन द केस ऑफ इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन सेट अप एडॉक ट्रिब्यूनल अंडर ISWD एक्ट 1956। तो हम देखते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ एक सेटअप कर सकती है एडॉक ट्रिब्यूनल अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई अदर कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर द सेंटर इन स्टेट रिलेशंस एंड टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। इट इज चेयर्ड बाय PM विद कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड CM ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको एस्टेब्लिश तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं और यहाँ पे चेयर किया जाता है PM के द्वारा। जबकि हमने देखा था जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट था उसके अंदर पार्लियामेंट बाय लॉ एडॉक ट्रिब्यूनल बना रही थी। अब अगर इनके बारे में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने इसके लिए दो लॉज बनाए हैं। पहला लॉ है द रिवर बोर्ड एक्ट 1956
और दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो जो रिवर बोर्ड एक्ट है उसमें देखा जाता है कि जो रिवर बोर्ड्स है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट, कि जिससे वो जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट है इसके अंदर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये एडॉक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। तो हमने देखा कि जो हमने बात की थी वहां पे कि एडॉक ट्रिब्यूनल की, और जो इसके जो डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट एंड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर द एनी कोर्ट विल इंटरफेयर। पर हम देखते हैं ओवर द ईयर्स जो ये जितने भी हमारे हम अभी देखते हैं इसके अंदर नर्मदा, जैसे नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना, फिर गोदावरी बना, फिर 69 के अंदर कृष्णा बना, फिर 86 के अंदर रवि एंड ब्यास बना, 90 के अंदर हम देखते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनता है, फिर 2004 के अंदर वापस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बन रहा है, फिर 2010 के अंदर वसुंधरा बन रहा है, 2010 के अंदर ही महादई रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बन रहा है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जितने भी मैक्सिमम जो डिसीजन आए हैं उनके खिलाफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू जो स्टेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जो इनके जो हमेशा ज्यादातर जो मैक्सिमम टाइम जो डिसीजन आए हैं उनपे स्टेट्स ने माना नहीं है। तो हमेशा ही इन जो भी ट्रिब्यूनल बने हैं उनकी मैक्सिमम टाइम बात नहीं मानी गई है। अगर हम इस इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो हम देखते हैं कि जो सरकारिया कमीशन आया था ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। उसके बाद जो जनता दल गवर्नमेंट थी अंडर पीएम वीपी सिंह जी एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990। The power of the interstate council are complementary to Supreme Court jurisdiction under Article 131 to decide a legal controversy between the governments। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो पावर है इंटरस्टेट काउंसिल की, ये हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हम कह सकते हैं सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 131 के अंदर दी गई है रिगार्डिंग द लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका फंक्शन है वो सिर्फ एडवाइजरी है, और जैसे कि कोर्ट्स का बाइंडिंग डिसीजन होता है पर इनका जो फंक्शन है सिर्फ एडवाइजरी है। उसके बाद हमारा जो लास्ट बचा था एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर जो हमारे जोनल काउंसिल्स थे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो जोनल काउंसिल जो दिए गए हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है द जोनल काउंसिल विच आर स्टैट्यूटरी बॉडीज सेट अप बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 to provide a common meeting ground to the states and UTs in each zones for the resolution of interstate and regional issues। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जोनल काउंसिल बन रहे हैं, इंटरस्टेट काउंसिल से छोटे हुए ये जोनल काउंसिल, और इन मीटिंग्स को हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। और ये 5 काउंसिल बनी हुई है ऐसी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न, सदर्न और सेंट्रल जोन काउंसिल। तो हम देखते हैं कि जोनल काउंसिल के थ्रू भी डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ फंड्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो अगर हम फंड्स की बात करें तो ये हम पार्ट 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आर्टिकल 264 से 300A तक दिया हुआ है। तो अगर हम फंड्स की बात करें तो फंड्स हमारे 266 और आर्टिकल 267 में दिए गए हैं। इसमें हम 3 फंड्स की बात करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड। ये तीनों ही फंड इंडिया मतलब यूनियन और स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट की। ये आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पर्पस इसके 3 पर्पस होते हैं। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड एंड लोन्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सबमिट होता है CFI में, और स्टेट्स का हो जाता है CFS के अंदर। मनी रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो CFI के अंदर, और स्टेट्स का CFS के अंदर। थर्ड है इसके अंदर असाइनमेंट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू द स्टेट, ये CFI से निकल के जाता है। तो हमने 3 पर्पस देखे इसके अंदर। जो पहला पर्पस था वो दिखा रहा था कि जितना भी जो रेवेन्यू रिसीव होगा या लोन्स रेज किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, वो बाय द ट्रेजरी बिल्स, वो अगर हम यूनियन की बात करें तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर होगा, और स्टेट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के अंदर होगा। या फिर कोई मनी रिसीव की जाती है तो यूनियन के अंदर CFI के अंदर, स्टेट्स के अंदर CFS के अंदर। पर और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो बात कर रहा है कि जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे उसके अंदर जो नेट प्रोसीड मतलब जो फाइनल अमाउंट बचेगा
वो जो स्टेट को दिया जाएगा वो CFI से निकल के जाएगा। वहीं अगर हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट की बात करें तो ये आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर दिया हुआ है। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट के लिए अलग अलग होता है। इसका पर्पज है कि ऑल अदर मनी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी क्रेडिटेड टू PAI। तो हम देखते हैं कि कोई भी मनी जो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से ली जा रही है, अदर मनी, इनसे अदर, ना तो वो लोन्स होने चाहिए या ना वो लोन्स का रीपेमेंट होना चाहिए, ना वो नेट प्रोसीड होना चाहिए। नेट प्रोसीड तो वैसे काउंट ही नहीं होगा। तो जितना भी मनी जो आएगा अदर मनी, तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर जमा होगा। मैक्सिमम टाइम्स हम इसके अंदर जो मेन पर्पज है उसका ये है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इनसे अगर पैसा विड्रॉ करना होता है तो इसके लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। पर जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है इसके अंदर कोई लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ज्यादातर वो फंड्स आते हैं जो हम बैंक्स वगैरह में जमा कराते हैं, तो उसके लिए ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। उसके बाद अगर हम इनके प्रोविजंस की बात करें, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल मनी आउट ऑफ CFI और CFS बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि जो भी मनी निकलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट से, उसको अथॉरिटी ऑफ उसको लॉ की जरूरत होगी। फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये हमने CFI प्लस से लिखा हुआ है। द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड ऑन CFS एंड CFS प्लस द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम देखते हैं कि जो CFI और CFI प्लस के लिए तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और CFS और CFS प्लस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट बाय लॉ फ्रॉम CFI कैन मेक ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर द डेवलपमेंट स्कीम। तो पार्लियामेंट जो है वो CFI से पैसा निकाल के ग्रांट दे सकती है स्टेट्स को फॉर द डेवलपमेंट, और जो यूनियन और स्टेट है वो दोनों ग्रांट्स दे सकते हैं फॉर द पब्लिक पर्पस। ये आर्टिकल 282 के अंदर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर चार्ज भी किए जाते हैं केरला और तमिलनाडु कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से फॉर ट्रेवनकोर देवनासम फंड के लिए। अगर हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स के अगर प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मनी डिपॉजिट होगा पब्लिक अकाउंट के अंदर, उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। पहला है रिसीव बाय एन ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द यूनियन और स्टेट अदर देन द रेवेन्यू। कोई भी ऑफिसर जो यूनियन और स्टेट की सर्विसेज के अंदर है, अगर उसके पास कोई फंड आता है अदर देन द रेवेन्यू, तो वो डिपॉजिट होगा अपने पब्लिक अकाउंट में। या फिर कोई भी कोर्ट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है वो लेती है फॉर एनी कॉज, वो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए अगर पैसा लेती है, उनकी फीस नहीं, पर्टिकुलर कॉज के लिए पैसा लेती है, तो वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर जमा होगा। नेक्स्ट हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट। तो इसमें देखते हैं पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बट डिस्पोजल बाय प्रेसिडेंट एंड लेटर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और हम स्टेट में देखेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो बनाएगा कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, और इनका जो डिस्पोजल होगा ये गवर्नर करेंगे। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया उसका डिस्पोजल करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एक बार को अगर कोई भी विपदा आ जाती है तो प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल के दे सकते हैं, और उसके बाद जो पार्लियामेंट होती है वो इसका अप्रूवल कर देती है। तो इस तरह हमारे जो फंड्स थे तीनों खत्म हुए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हम बात करने वाले हैं 5 तरीके के फंड्स की। तो पहला है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी आर्टिकल 268 के अंदर मेंशन की गई है। इसको लेवी करती है, मतलब इसको लगाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कलेक्ट किया जाता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूटीज के अंदर, और स्टेट के अंदर स्टेट्स करती है। तो असाइन की हम बात करते हैं इनके अंदर, नेट प्रोसीड लेविड विद इन द स्टेट्स असाइन टू द स्टेट्स एंड नॉट बिकम पार्ट ऑफ CFI। तो जो भी हम देखते हैं कि जो भी ये स्टैम्प ड्यूटी होती है, इसके अंदर जो भी स्टेट्स के अंदर लगती है वो स्टेट्स को असाइन कर दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनती। जबकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करती है यूटीज के अंदर। अगर हम GST की बात करें, GST मतलब हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें विद इन स्टेट ऑन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम देखते हैं कि इसको लेवी और कलेक्ट दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। और हम देखते हैं इसके अंदर जो असाइनमेंट होता है उसके अंदर ये जो नेट प्रोसीड्स हैं वो एप्रोप्रिएट की जाती हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब ये बांटी जाती है बिटवीन सेंटर और स्टेट बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पर अगर जो जीएसटी लगता है इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो हम देखते हैं कि इसको लेवी और कलेक्ट इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर रही है। पर इसके अंदर हम देखेंगे कि जो असाइनमेंट होगा उसके अंदर ये अप्रोप्रिएट किया जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। और इसके अंदर इंटर स्टेट रेट के अंदर हम देखेंगे कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जरूरी होगी, जिसे हम जीएसटी काउंसिल को हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा कि जो जितने भी ऑल टैक्सेस और ड्यूटीज हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं, ये आर्टिकल 270 के अंदर दिया हुआ है, इनको लेवी और कलेक्ट दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। और इसके अंदर जो नेट प्रोसीड्स होती हैं वो अप्रोप्रिएट की जाती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इनको प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है उसके आधार पर प्रेसिडेंट अप्रोप्रिएट करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। इसके अंदर मेजरली हम बात कर रहे हैं जितने भी जो टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट इसके अंदर जो नेट प्रोसीड्स होते हैं जो स्टेट्स को दी जाती है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनती। फिफ्थ और इसके अंदर फाइनल है सरचार्ज। ये आर्टिकल 271 के अंदर मेंशन किया हुआ है, इसको लेवी और कलेक्ट ही दोनों को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और इसके अंदर जो नेट प्रोसीड्स होती है ये स्टेट्स को नहीं दी जाती, ये सीएफआई का पार्ट बनती है। तो हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम है इसके अंदर एक स्टैम्प ड्यूटी और सरचार्ज के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वरना जो जीएसटी है या टैक्सेस है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी कर रही है और कलेक्ट कर रही है। सरचार्ज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी और कलेक्ट तो कर ही रही है और ये पूरा सीएफआई का ही पार्ट बनता है। जबकि जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो असाइन किया जाता है स्टेट्स को स्टेट्स की मिल जाती है, और यूटीज वाली जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन नेट प्रोसीड्स। तो ये नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है, ये आर्टिकल 279 के अंदर दिया हुआ है। नेट प्रोसीड्स या फिर मनी कलेक्टेड रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी reduced by the cost of collection and certified by the Comptroller and Auditor General of India whose certificate shall be final। तो हम देखते हैं कि जो नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि जितना भी मनी का कलेक्शन होता है बाय द टैक्स और ड्यूटीज ये रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू कलेक्शन। तो और इनको जो सर्टिफाइड करते हैं नेट प्रोसीड्स को कि हाँ ये जो कलेक्शन किया गया है सही है, इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे चेक करते हैं और इनका सर्टिफिकेट फाइनल होता है। और जो नेट प्रोसीड्स होती हैं बिटवीन यूनियन और स्टेट्स इनको डिसाइड करा जाता है बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट और एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो हम देखते हैं जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है इसके अंदर जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है। तो जो जीएसटी काउंसिल है 279A के अंदर दी हुई है और फाइनेंस कमीशन जो है हमारा आर्टिकल 280 और 281 के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जीएसटी काउंसिल पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन है, मेंबर्स है और वाइस चेयरपर्सन है। तो चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं यूनियन के वो इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस के, वो इसके मेंबर होते हैं। और जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं फाइनेंस के या एनी अदर मिनिस्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो इसके मेंबर होते हैं। और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको आपस में ये चुनते हैं। अगर इनकी कोरम की बात की जाए तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की उसके बाद ही मतलब जीएसटी काउंसिल फंक्शन कर सकती है। तो देखते हैं मिनिमम हाफ मेंबर्स तो आने ही चाहिए फॉर द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। उसके बाद अगर हम इसकी डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जिसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर मेजोरिटी चाहिए होती है, एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 3/4 जब तक मेंबर एग्री नहीं करेंगे जब तक इसकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। इसके अंदर अगर वेटेज देखें वोट का सेंटर का तो वो 1/3 है और स्टेट का 2/3 है। अगर जीएसटी काउंसिल का अगर कोई भी ये एडजुडिकेट कर सकता है, जो जीएसटी काउंसिल होती है, बिटवीन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग और आउट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स एंड बिटवीन स्टेट्स। तो अगर कोई भी जो इनका डिसीजन आता है जीएसटी काउंसिल का, ये मैक्सिमम हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल जो काम कर रही है ये हम इंटर स्टेट ट्रेड के लिए काम कर रही है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर
कोई भी इनके डिसीजन पे कोई अगर इशू होता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बिटवीन स्टेट, तो इसका एडजुडिकेशन करती है जीएसटी काउंसिल ही। उसके बाद अगर हम बात करें कि जीएसटी काउंसिल या कह सकते हैं जीएसटी से कौन कौन सी चीजें बाहर हैं, तो दो चीजें बाहर हैं। पहला तो है कस्टम ड्यूटीज और दूसरा है एक्साइज ड्यूटीज। तो हम देखते हैं कि कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज यहाँ पे जो है पेट्रोल पे है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज पे है, और हम देखते हैं टोबैको पे है। हमारी जो कस्टम ड्यूटीज होती है या फिर एक्साइज ड्यूटीज होती है, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होती हैं। पर अगर हम कस्टम ड्यूटीज की बात करें तो ये लेवी की जाती हैं गुड्स पे जो या तो इंपोर्ट किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जबकि जो एक्साइज ड्यूटीज होती है, ये वाली जो अगर हम ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑन द प्रोडक्ट्स पे लगती है। पर इसमें अंदर पेट्रोल है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज है और टोबैको। फिर अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो हमने सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि फाइनेंस कमीशन इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे हम 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। द 15th फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन November 2017 and is to give recommendation for the devolution of taxes and other fiscal matters for the coming 5 fiscal years commencing from 1st April 2020। तो हम देखते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 के अंदर, और इनका काम था कि जो नया डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है और या फिस्कल मैटर्स है उनके बारे में इनकी रिपोर्ट देना, और इसको चालू होना था 1 अप्रैल 2020 से। पर हम देखते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर 2020 के अंदर कोरोना वायरस आ जाता है, और जो आप देखते हैं कि उस टाइम तक जो हमारे जो ग्रोथ थी वो भी कम होती जा रही थी, तो इस टाइम तक रिपोर्ट आती नहीं है। फॉर द 6 मंथ्स के लिए रिपोर्ट अभी इनिशियली पब्लिश की जाती है, पर फुल रिपोर्ट पेश नहीं की जाती। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसको मैंडेट किया गया है कि इनको 2001 का सेंसस यूज करना है। 2001 का सेंसस है कि जो हम देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, इनके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर एक पैरामीटर पॉपुलेशन भी होता है। तो पहले जो हमारा था 2001 का सेंसस यूज हो रहा था पॉपुलेशन का, पर अब 2011 का यूज होगा इसके अंदर 15 के अंदर। जो ये कमीशन है इसको चेयर कर रहे हैं एनके सिंह जी, और ही वाज द अर्लियर head of the FRBM review committee and recommended the government the needed fiscal measures। तो हम देखते हैं कि पहले जो हमारी FRBM रिव्यू कमेटी थी, जो फिस्कल का जो मैनेजमेंट था उसके लिए कमेटी बनी थी, तो उसके भी ये हेड थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ टैक्सेस एंड बोरोइंग्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो हम टैक्सेस और बोरोइंग्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटर की, तो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता, ना ही कलेक्ट किया जा सकता जब तक कि उसके लिए लॉ ना बनाया जाए, और ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टेट है वो लेवी कर सकती है टैक्स ऑन इनकम फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट और लोकल बॉडी, बट मैक्सिमम लिमिट इज 2500 पर एनम। तो हम देखते हैं कि जैसे इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और उसके बाद वो अप्रोप्रिएट करती है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। पर जो स्टेट है वो भी इनकम पे टैक्स लगा सकती है, पर जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है ये 2500 रुपए पर साल की है। अगर हम एग्जेम्पशंस की बात कर दें ऑन द यूनियन टैक्सेशन, तो हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी और इनकम होती है स्टेट की, उस पर एग्जेम्पशन दिए जाते हैं बाय द यूनियन टैक्सेशन। अगर हम एग्जेम्पशन देखें ऑन स्टेट टैक्सेशन की हम बात करें, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन होती है, या इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इंटर स्टेट रिवर वैली के अंदर, उसके ऊपर भी स्टेट टैक्सेशन का एग्जेम्पशन दिया जाता है। अगर हम बोरोइंग की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो बोरोइंग्स की जाती है यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा की जाती है अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ सीएफआई। तो एज हम कह सकते हैं कोलेटरल सीएफआई रखा जाता है, और उनके बेसिस पे यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वह बोरोइंग कर सकते हैं, और इसकी लिमिट फिक्स की जाती है बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। एक लॉ लेके आती है पार्लियामेंट, उसके द्वारा इसकी लिमिट फिक्स की जाती है। अगर हम वही स्टेट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सीएफएस, वो मनी बोरो कर सकते हैं, और इसके अंदर भी जो लिमिट फिक्स की जाती है वह स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स की जाती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है स्टेट के लिए, वो लोन्स भी दे सकती है और गारंटी भी दे सकती है फ्रॉम द सीएफआई,
और जो स्टेट है उसे कंसेंट लेनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर उसे कोई भी लोन रेज करना है पर उसकी अगर आउटस्टैंडिंग बाकी है तो। ये हमारा आर्टिकल 293 के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, what are the provisions of contracts, suits and right to property? तो अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो ये हम देखते हैं कि आर्टिकल 299, आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 ए के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लायबिलिटी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेट इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाएंगे ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे और स्टेट के गवर्नर के नाम पे होंगे। ना ही प्रेसिडेंट, ना ही गवर्नर और ना ही उनके बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबल होंगे ऑन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर सूट्स और प्रोसीडिंग्स की बात करें तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट सूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड नेम ऑफ द स्टेट। तो अगर कोई भी अगर आपको केस करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके लिए कहा जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट की बात करें तो उसका नाम आएगा स्टेट का। फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा सबसे पहले आर्टिकल 31 था, जिसको रिपील करके अब हमने फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनली इसको राइट बना दिया है। पहले वो फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों था, अब उसको हटा के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। वो आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। इसका प्रोविजन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी को उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो हमारा जो पार्ट 13 है ये 300 आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। तो इसके हम प्रोविजंस देख लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले जो ट्रेड और कॉमर्स है ये फ्री होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि कोई स्टेट मना करे या कोई पार्लियामेंट मना करे दूसरे स्टेट के लिए। ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ये फ्री होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हम पावर की बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है वो इंपोज कर सकती है ऑन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो पार्लियामेंट है वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर 3 प्रोविजन है। फर्स्ट हो गया इसके अंदर, सेकंड है इसके अंदर कि पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेचर भी है वो कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा किसी भी स्टेट को, बट जो पार्लियामेंट्री लॉ है वो दे सकती है प्रेफरेंस व्हेन स्कार्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर कहीं पे स्कार्सिटी हो जाती है तो वहां पे उस स्टेट को प्रेफरेंस दी जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका थर्ड पॉइंट है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अपॉइंट कर सकती है कोई भी अथॉरिटी फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम देखते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो इंपोज कर सकते हैं टैक्स या रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ सिमिलर गुड्स बाय अदर स्टेट्स, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट की जा सकती है अगर सिमिलर गुड्स हो रहे हैं अदर स्टेट में। पर इस बिल को जो ये पास करेंगे इसको रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की बिफोर इंट्रोडक्शन, मतलब एसेंट की बात नहीं हो रही, बिफोर इंट्रोडक्शन ही एसेंट की बात हो रही है। अगर हम पावर की बात करें जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास होती है, तो उसके अंदर है कि जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है ऑन द क्वालिफिकेशन एंड मोनोपोली अंडर आर्टिकल 19। तो हमने देखा था जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था ये आर्टिकल 19 के अंदर हमारा दिया हुआ है। तो उसके ऊपर जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है वो रिस्ट्रिक्शन पुट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन और मोनोपोली, बट ये जब तक कि डिनाई नहीं कर दिया जाता बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। उसके बाद हमारी सर्विसेज चालू होती हैं। तो जो हमारा जो पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। तो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स दैट इज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस, टेन्योर, रिमूवल, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो हम सबसे पहले यूनियन और स्टेट्स के अंदर हम देखते हैं रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें जो हमारी आर्टिकल 309 के अंदर मेंशन की गई है, तो हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर डिसाइड करती है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर फॉर द सर्विसेज एंड द पोस्ट ऑफ यूनियन। तो ये लेजिस्लेचर डिसाइड कर रही है रिक्रूटमेंट और कंडीशन, और स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेचर डिसाइड कर रही है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट्स।
अगर टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे जो यूनियन के जितने भी सर्विसेज होंगी उसके अंदर होल्ड करेंगे ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये कवर करता है मेंबर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज को, सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन को, ऑल इंडिया सर्विसेज को, और पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर यूनियन। तो जितने भी डिफेंस पर्सनल है या सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट्स है या सिविल पोस्ट पे भी है या ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट है, इनका जो ऑफिस होगा टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। अगर हम स्टेट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कोई भी जो सिविल पोस्ट होल्ड कर रहा है यूनियन के अंदर, अंडर हम कह सकते हैं इसको स्टेट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जो सिविल सर्विसेज होंगी अंडर स्टेट, उनके अंदर हम देखेंगे कि गवर्नर होल्ड करते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई कि जितनी भी सिर्फ सिविल पोस्ट के लिए ही जो होंगी स्टेट्स के लिए, उनके अंदर ही वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा। पर अगर स्टेट सर्विसेज की बात की जाए तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर स्टेट सर्विसेज के अंडर में है तो उनका जो ऑफिस होगा टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा। अगर रिस्ट्रिक्शन देखी जाए ऑन द रिमूवल तो हम देखते हैं कि कोई भी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन नॉट डिस्मिस, तो कोई भी जिसने अपॉइंटमेंट किया है उससे जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो भी कोई भी रिमूवल नहीं कर सकती ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स जो सर्विसेज के अंदर है। सेकेंड है इसके अंदर नो रिमूवल विदाउट एन इंक्वायरी मेड, तो कोई भी रिमूवल नहीं हो सकता जब तक कोई इंक्वायरी नहीं हो जाती। पर कुछ एक्सेप्शंस भी है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है ऑन द क्रिमिनल चार्ज तो उसकी नौकरी जा सकती है, कोई सबऑर्डिनेट भी उसको निकाल सकता है। इफ द अथॉरिटी सेटिस्फाइड की विदाउट एन इंक्वायरी, की अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड होगी कि कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, या अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट कह दें कि कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। फिर आर्टिकल 312 के अंदर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। पहला है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा सकती हैं अगर राज्यसभा पास कर दे रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन पार्लियामेंट बाय लॉ मेड फॉर द क्रिएशन। तो हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा सकती हैं अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उसके बाद जो पार्लियामेंट होगी वो एक लॉ बना देगी इस चीज के लिए। और जो ये हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट किया जाएगा अंडर पार्ट 6, तो ये डीम नहीं किया जाएगा अंडर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, जैसे कि हुआ था जुडिशियल सर्विस, क्रिएशन किया गया था जुडिशियल सर्विस का। अगर हम बात करें कमेंसमेंट पे, जब कमेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में, तो उस टाइम आईएएस और आईपीएस क्रिएट की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। और लेटर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनती है और इसके अंदर जो पोस्ट होगी वो जो जज की जो पोस्ट होगी उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे नहीं होगी, पर ये फोर्स में नहीं आ पाई। हमारा इसके अंदर हम लास्ट देखते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन जो आर्टिकल 313 के अंदर मेंशन किया गया है। तो जितने भी लॉज हैं जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं फोर्स में थे, वो कंटिन्यू करेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारा कमेंस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, और हम देखते हैं हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 में। जो 3 साल का जो समय है उनके बीच में जो लॉज बन रहे हैं वो हमारे हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे फोर्स में। फिर अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, और इनकी हम बात इलेक्शन कमीशन के साथ ही करेंगे। फिर हमारा पार्ट 14 ये ट्रिब्यूनल चालू होता है जो आर्टिकल 323A से लेकर 323B के अंदर है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। तो हम देखते हैं कि दो तरह की ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे अभी हमने बात की थी इसी लेक्चर के अंदर, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर कि जिसके अंदर पार्लियामेंट बाय लॉ एक हेड ऑफ ट्रिब्यूनल बना रही थी, तो उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आर्टिकल 323A के अंदर है, और ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर 323B के अंदर है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एस्टेब्लिश एंड स्पेसिफाई पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ बना सकती है और एस्टेब्लिश कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, है ना। और इसके अंदर हम देखें कि इसके अंदर एक ट्रिब्यूनल होगी सेंटर के लिए और एक होगी ईच स्टेट के लिए, और इसमें कोई भी हायरार्की नहीं होगी। जबकि जो ट्रिब्यूनल है अदर मैटर्स के लिए, इसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं,
और इसके अंदर भी कंडीशन ऑफ ऑफिस दोनों डिफाइन कर सकते हैं। और ये मैटर्स लाइक टैक्सेस, प्रॉपर्टी, लेबर डिस्प्यूट, इनके लिए बनाई जाती है और इसके अंदर हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्रिएट की जा सकती है। तो अब जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पढ़ी, इसके हम देख लेते हैं कि ये दो तरह की हो सकती हैं। एक तो है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे हम कैट कहते हैं, दूसरा है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे हम सेट कहते हैं। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ कैट एंड सेट। तो अगर हम सबसे पहले इनके कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाली जो ट्रिब्यूनल है, ये बेसिकली पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई गई है। कि मतलब जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट्स है, अगर उनके रिक्रूटमेंट से लेके कोई दिक्कत आती है, कंडीशन ऑफ ऑफिस से लेके कोई दिक्कत आती है, तो उनके जितने भी मैटर्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुनेगी। तो इसके दो पार्ट हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका कंपोजिशन है कैट का, अ बेंच कंसिस्ट ऑफ 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो हम देखते हैं कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इसके अंदर होते हैं बेंच के अंदर। अगर आप अपॉइंटमेंट की बात की जाए मेंबर्स की, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसको चेयर करते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जिनको नॉमिनेट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद जब ये कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं बाय द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। अगर इनके हम टर्म की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 साल या 68 ईयर्स का टर्म होता है, जो भी पहले हो जाए। उसके बाद अगर हम कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो चेयरमैन और मेंबर्स की, तो ये जज ऑफ हाई कोर्ट के सिमिलर होती है। और अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे नॉमिनल फी पे की जाती है सिर्फ 50। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादातर आप जो आपकी जो दलील देते हो वो जरूरी नहीं कि सारे सबूतों के आधार पे दो, और यहाँ पे आप एप्लीकेंट जो है वो खुद भी अपेयर हो सकता है और लॉयर के थ्रू भी अपेयर हो सकता है। अगर इनका जो ट्रिब्यूनल का जो हमारे कैट का कोई भी डिसीजन आता है, तो अगर इसको चैलेंज करना है तो हम देखते हैं कि पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में बाय एसएलपी हम इसको चैलेंज कर सकते थे, पर अब ये बाय द वे ऑफ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 266, 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट के अंदर आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ और यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर देते हैं। जबकि वहां पे जो हमने देखा था कि रिकमेंडेशन आ रही थी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, जिसे सीजीआई बना रहे थे, और अप्रूवल कर रही थी अपॉइंटमेंट कमेटी। उसके बाद हमारा इस लेक्चर का हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस थ्रू वेरियस कमीशंस। तो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें, जो भी हमने इतने सारे पढ़े हैं, चाहे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव था, चाहे लेजिस्लेटिव था, चाहे फाइनेंस था, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी वगैरह भी देखा था, और हम फाइनली अब हम सर्विस कमीशंस पे आए, सर्विसेज पे आए, ट्रिब्यूनल्स पे आए। तो हम देखते हैं कि इनका किस तरह एवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहले, टिल 1967 द सेंटर स्टेट रिलेशंस बाय एंड लार्ज वर स्मूथ। तो हम देखते हैं 1967 तक तो काफी रिलेशन स्मूथ थे, क्योंकि एक पार्टी का ही रूल था सेंटर पे एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पे भी। 1967 के इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी होती है वो डिफीट हो जाती है उनकी 9 स्टेट्स पे, और उनका जो पोजीशन होती है एट द सेंटर वो भी वीक हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। लाइक हम इसके अंदर देखते हैं चाहे पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर्स हो, कि जो गवर्नर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानना कम कर देते हैं, चाहे इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल हो, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, और एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। जो हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे ऑन सर्टेन कंडीशंस, तो उनको भी एनक्रोचमेंट हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। या फिर डिप्लॉयमेंट हो सेंट्रल फोर्सेस का फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट्स हो। तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ही बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स वेरियस कमीशन वर फॉर्म टू गिव रिकमेंडेशन। तो काफी सारे कमीशन बने जिनका काम था रिकमेंडेशन देना, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारा एआरसी, राजवल्ला कमेटी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन। सेकंड एआरसी नहीं है, उन्होंने सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट थी उसको कंसल्ट किया था।
अगर हम उसके बाद बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, जो बना था 1966 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 6 मेंबर ARC बनाया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई जी टू एग्जामिन थ्रूली द वेरियस इश्यूज इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इट्स रिकमेंडेशन। तो हम देखते हैं कि उनके जो रिकमेंडेशंस आए उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर दो इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमीशन जो बना था हम देखते हैं 1983 के अंदर, और फिर पंची कमीशन जो बना है 2007 में। तो सरकारिया कमीशन की अगर हम बात करें तो 1983 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 3 मेंबर कमीशन बनाती है ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RS सरकारिया, अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। The commission did not favor structural changes, rather it emphasized on the need for the changes in the functional and operational aspects. तो हम देखते हैं कि जो कमीशन था इसने एम्फसाइज किया कि जो फंक्शनल और ऑपरेशनल जो हमारे चेंजेस होने चाहिए, रादर देन द आप इसके अंदर बात करें कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने 180 आउट ऑफ 247 रिकमेंडेशन जो थी सरकारिया कमीशन की, 180 रिकमेंडेशन मान ली आउट ऑफ 247। तो सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेंटर स्टेट कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसके अंदर इनके 5 इंपॉर्टेंट इनके प्रोविजंस थे। एक तो इन्होंने इंटर स्टेट परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की बात की थी, जो अब हम देखते हैं कि बन चुकी है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है अंडर आर्टिकल 356 ये बहुत ही रेयरली यूज होना चाहिए और ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए जब सारे ऑल्टरनेटिव फेल हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल आसानी से नहीं लगता स्टेट में। इसके लिए पहले देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो भी पार्टी है वो पहले उससे मेजॉरिटी प्रूव कराई जाती है, और अगर वो मेजॉरिटी वो नहीं प्रूव कर पाती और अपोजिशन प्रूव नहीं कर पाती तो ही प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर थर्ड है हमारा, द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंस लिस्ट। तो अगर कोई भी सेंटर अगर लॉ बना रही है ऑन द कॉन्करेंस लिस्ट तो वो स्टेट से कंसल्ट करे। तो हम देखते हैं कि आज जितने भी मैटर्स पे जो सेंटर लॉज बनाती है ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट वो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट के होते हैं, या फिर उनके ऊपर हम देखते हैं कि उनके ऊपर जैसे कि कोई फार्मर डिस्ट्रेस वगैरह हो गए तो इनके ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एनवायरमेंट रिलेटेड हो गए, फॉरेस्ट रिलेटेड हो गए, तो या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो गए, तो इन पे सेंटर मोस्टली कंसल्ट कर लेती है स्टेट से। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की अगर हम बात करें तो जो CM है उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए बिफोर अपॉइंटमेंट, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उन्होंने कहा था मेंशन किया जाना चाहिए, ये मेंशन नहीं किया गया है। और इनका जो 5th फाइनल था इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नर का जो टर्म होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए इन स्टेट और शुड नॉट बी डिस्टर्ब। तो हम देखते थे कि जब भी सेंटर के अंदर सरकार बदलती थी तो वो जितने भी गवर्नर्स होते थे उनको हटा देती थी। तो अब ये कहा तो इस जो कमीशन था इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि अगर चेंज होती है गवर्नमेंट इन द सेंटर तो आप गवर्नर का प्लीज जो टर्म है उसको कंप्लीट होने दें। उसके बाद पंची कमीशन आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था। इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2007 के अंदर, और इनका काम था कि जितनी भी सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी और जो भी जो चेंजेस आए सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में उनको स्टडी करना और उन पर रिकमेंडेशन देना। तो इन्होंने हम कह सकते हैं काफी हेल्प ली जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी, या फिर जो एक नेशनल कमीशन बना था ऑन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी रिपोर्ट की, या फिर सेकेंड ARC की भी इन्होंने मदद ली, और इन्होंने अप्रैल 2010 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस कमीशन ने एक कंक्लूजन पे आई है कि अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को अगर हम सुधारने की बात करें तो इसके लिए जो की फैक्टर है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमें जो सेंटर और स्टेट है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे इन देयर आप कह सकते हैं अथॉरिटी। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द कमीशन केम टू द कंक्लूजन दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विल बी की फॉर सस्टेनिंग इंडियाज यूनिटी, इंटीग्रिटी, social and economic development in future. The principle of cooperative federalism thus may have to act as a practical guide for Indian polity and governance. तो हम देखते हैं कि जो cooperative federalism है इसी के थ्रू ही जो यूनिटी इंटीग्रिटी है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का वो किया जा सकता है, और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये गाइड की तरह एक्ट करेगा कि किस तरह इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस काम करती है। तो आई होप ये थोड़ा लेक्चर लंबा था, आपको समझ में आया होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस।
अब इसके जो फाइनेंस कमीशन और हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्शन कमीशन के साथ खत्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।